बोले सर वो है ना तुम्हारा जो जिसके लिए आए हो नसीर का? बोले हाँ। अच्छा। उसने अल्टीमेटम दिया है कि 20 मिनट में अगर ये स्टेप यहाँ से नहीं गई तो मैं नेपाल में गाजर मूली की तरह काट दूँगा सब। बोले बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कितनी कैजुअल्टी होंगी, क्या होगा कुछ पता नहीं, तुम लोग किसी तरह निकल आओ, सुबह होने से पहले निकल आओ। जैसे उसका बिहार में बदमाशों के माफियाओं के साथ अच्छे तालमेल था, वैसे उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदमाशों में बड़ा अच्छा तालमेल था। चिड़िया पहलवान, मदन, ये मतलब जितने थे वहाँ के सबसे उसके बड़े अच्छे ताल्लुक। उस पप्पू ने मेरी तरफ एक सड़क पर कंकड़ पड़ा होगा वो फेंक के मारा। जीत हम लोगों की इसलिए हुई कि हम पे बड़े वेपन थे। साल 1998 की बात है। मैं इंटरमीडिएट पास करके कानपुर के क्रैशर्स कॉलेज में एडमिशन ले चुका था। एक खबर आई, उसी दौरान सितंबर में एक खबर आई, श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हो गया है। हम लोगों के लिए पहली बार था। हमने उस एनकाउंटर की इतनी कहानियाँ देखी, इतनी कहानियाँ पढ़ी, हमें लगा कि आखिर ये कौन इतना बड़ा बदमाश था जिसको लेकर एसटीएफ जैसे एक पूरे विभाग का एक तरीके से कहते हैं बुनियाद उसकी पड़ी। एसटीएफ का गठन करना पड़ा। फिर 2005 में एक फिल्म आई शहर, उसके बाद 2018 में एक वेब सीरीज़ आई रंगबाज, और फिर 2023 में एक और वेब सीरीज़ आई इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। इन तीनों ही चीज़ों में, वेब सीरीज़ और फिल्म में, एक बात कॉमन थी, वो थे दो कैरेक्टर, श्री प्रकाश शुक्ला और इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा वो हीरो हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के आपराधिक इतिहास के सबसे बड़े विलेन का आंख में आंख मिलाकर सामना किया। आज हम उन्हीं अविनाश मिश्रा जी के पास आए हैं। उनसे हम जानेंगे श्री प्रकाश शुक्ला के वो राज जो आज तक ना किताबों में आए, ना फिल्मों में आए, और ना ही किसी की कही हुई कहानियों में आए। क्योंकि जिस समय श्री प्रकाश शुक्ला का आमना सामना हुआ, आंखों में आंखें डालकर आखिरी दौर में क्या हुआ ये बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ अविनाश मिश्रा ही वहाँ मौजूद थे। उन्होंने एक टीम को लीड किया जो टीम ज़मीन पर काम कर रही थी। आज हम उसी हीरो की बात कर रहे हैं जिसको लेकर जब भी श्री प्रकाश शुक्ला का नाम आता है तो अविनाश मिश्रा का नाम ज़रूर आता है। 3 दशक से ये चीज़ें चल रही हैं और मुझे लगता है कि यूपी के आपराधिक इतिहास में जब तक इस तरह की बातें होंगी तब तक इन दोनों का ही नाम आएगा। अविनाश मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत बज़ लाइव पर। और भारत बज़ लाइव की पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई। आपने अपने पुलिस के करियर में बहुत कुछ किया और उसके बाद फिर आप रिटायरमेंट लेने के बाद, जिसे कहते हैं ना कि बहुत आराम से फिर अपना जीवन गुजारा, ऐसा नहीं है। आप उसके बावजूद आप इस पूरे सिस्टम में किस तरीके से चीज़ें जो है अपराध और इस पूरे सिस्टम को हाइजीन करने के लिए जो चीज़ें हैं, चाहे वो किताबों के ज़रिए हों, चाहे वो शो के ज़रिए में हों, चाहे वो इंटरव्यूज़ के ज़रिए में हों, आप उसको कर रहे हैं। आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। AK-47 राइफल, कार्बाइन, 9mm पिस्टल, 45mm पिस्टल और यूपी का सबसे दुर्दांत गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला 24 साल का वो खूंखार गैंगस्टर जिसने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस, प्रशासन, राजनीति और पूरे राज्य में खलबली मची थी। अब क्या होगा? सबके दिलो दिमाग में एक तूफान चल रहा था। क्या कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है? सीएम की सुपारी लेकर पूरे यूपी को हिला देने वाले उस गैंगस्टर को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए यूपी एसटीएफ की नींव रखी गई। श्री प्रकाश शुक्ला के दुर्दांत होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपी में एसटीएफ का गठन ही उसके खात्मे के लिए हुआ था। बात है मई 1998 की। गैंगस्टर श्री प्रकाश को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ की जो टीम बनी उसमें एक नाम था इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। यूपी पुलिस के तेज तर्रार और बेखौफ पुलिसकर्मी अविनाश मिश्रा को खास वजह से टीम का हिस्सा बनाया गया। उनका नेटवर्क यूपी से लेकर देश विदेश तक था। सुरक्षा एजेंसियां भी इस सच्चाई से वाकिफ थी। यूपी के हमीरपुर जिले के मूल निवासी अविनाश मिश्रा 1982 में पुलिस में भर्ती हुए थे। करीब 11 साल तक एसटीएफ में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करते हुए 100 से ज्यादा अपराधियों को जहन्नुम पहुंचाया। फ्रीडम फाइटर पिता के बेटे अविनाश मिश्रा के नाम पर वेब सीरीज बनी इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। रणदीप हुड्डा ने इसमें अविनाश मिश्रा का लीड रोल निभाया।
वेब सीरीज को इतनी शोहरत मिली कि उसका दूसरा सीजन भी अब OTT पर आ गया है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से लेकर कामयाब वेब सीरीज तक का सफर 22 सितंबर 1998 की उस घटना से जुड़ा है जब यूपी का सबसे दुर्दांत गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला और जांबाज इंस्पेक्टर मिश्रा एक दूसरे पर बंदूकें तानकर आमने सामने खड़े थे। सबसे पहले तो वही है कि जाहिर सी बात है कि जिस घटना ने न केवल उत्तर प्रदेश न केवल STF बल्कि आपको भी एक अलग तरह की पहचान दी, तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आखिर श्री प्रकाश शुक्ला को लेकर कि आप उसके बारे में अब क्या सोचते हैं। इतने साल बीत गए उस घटना को, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे उन चीज़ों को? देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा नाम रहा जो मैंने क्या क्राइम जगत में बहुत से लोगों ने ना तो सुना होगा ना देखा होगा, और उसके अंत होने के बाद भी ना कोई ऐसा क्रिमिनल आया है, मुझे लगता ना आएगा। उसकी दहशत, उसके काम करने का तरीका, और स्पेशली एक आदमी के लिए गवर्नमेंट को एक अलग से टास्क बनाना पड़ा, स्पेशल टास्क फोर्स, तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि वो कितना ख़तरनाक आदमी था। अच्छा। और एक पहला अपराधी ऐसा है जिसकी कहानी किससे आज भी चल रहे हैं इतने वर्षों बाद। बड़े बड़े बदमाश हुए, बड़े बड़े डकैत हुए जी, लेकिन ऐसा कोई अपराधी नहीं रहा जो इतने लंबे समय तक चर्चा में हो। सोशल मीडिया में देखिए तो श्री प्रकाश शुक्ला, फिल्मों में देखिए श्री प्रकाश शुक्ला, जी, लोगों ने किताबें लिख डाली इसके ऊपर, जी, वेब सीरीज आई, तमाम वेब सीरीज भी आ गई। तो एक ऐसा अपराधी जिसका खौफ आम जनता में तो था ही, लेकिन माफियाओं में, राजनेताओं में और उसको संरक्षण देने वालों में ऐसा व्याप्त हो गया था, और जिसके लिए फिर एक टास्क बना और वो ऑपरेशन कंप्लीट हुआ था। जी। तो जैसे कि आपने कहा कि ना भूतो ना भविष्यतो वाला एक मसला है कि श्री प्रकाश शुक्ला जब भी उसका नाम आता है ऐसी बात होती है। तो श्री प्रकाश शुक्ला को लेकर उसका आपराधिक इतिहास लेकिन बहुत छोटा रहा। अगर आप, चूंकि आपने लंबे समय तक जो है यूपी पुलिस में आप रहे, तो आपने तमाम अपराधियों के साथ डील किया, लेकिन इतने माफियागिरी के बीच में, और ऐसा भी नहीं कि श्री प्रकाश शुक्ला जिस समय अपराध की दुनिया में उस समय कोई और माफिया था नहीं वहाँ, तो पहले से बहुत सारे लोग थे, खासतौर से पूर्वांचल में। उसी पूर्वांचल से श्री प्रकाश शुक्ला बहुत छोटे रिजीम के लिए आया और उसने मतलब पूरी पुलिसिंग को ही चेंज कर दिया एक तरीके से कहें, जब STF बनी। तो आप अगर हम शुरू से शुरू करें तो श्री प्रकाश शुक्ला को शुरुआती दौर में आपको कब पता लगा कि श्री प्रकाश शुक्ला एक बदमाश के रूप में उभर रहा है? यूपी पुलिस को कब पता लगा? देखिए, यूपी पुलिस का तो मुझे नहीं पता। मेरी सारी नौकरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रही जी, और मैं ट्रांसफ़र होकर लखनऊ आया। लखनऊ में आकर एक DI साहब रहे डॉक्टर कश्मीरा सिंह जी, उनका शासन प्रशासन में बड़ा दबदबा था। जी, मैं जानता हूँ। तो उन्होंने मुझको बुलाया, मेरी पोस्टिंग लखनऊ कराई अपने साथ। उनसे मुझे मालूम पड़ा कि यार एक श्री प्रकाश है जिसने आतंक मचा रखा है, पुलिस भी परेशान है और इस पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा कि कोई रिजल्ट निकलेगा, तुम उस टीम को ज्वाइन करो। मैंने सर मैं जानता नहीं श्री प्रकाश कौन है, क्या है, एकदम मैं नए परिवेश में आया हूँ यहाँ का, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है कोई। बोले नहीं नहीं करो। उस समय श्री प्रकाश के ऊपर सत्येंद्र सिंह साहब, राजेश पांडे और एक तेवतिया जी थे, ये लोग काम कर रहे थे। इन्होंने अपने कैसरबाग में ऑफिस था, वहाँ से ही, वहाँ राजेश पांडे CO थे और सत्येंद्र सिंह वहाँ पे एडिशनल थे, तो ये लोग वहाँ से काम कर रहे थे। तो मुझे इस टीम से इंट्रोड्यूस कराया गया। यानी STF बन चुकी थी? नहीं, STF नहीं बनी, बनने की तैयारी थी? बनने की तैयारी भी नहीं थी। अच्छा। तो मुझे उस टीम से परिचय कराया गया कि भाई अब आपकी टीम कंप्लीट है, अब आप लोग इस पर लग जाओ। वहाँ से मैंने फिर श्री प्रकाश के ऊपर काम करना शुरू किया जी, कि भाई ये क्या चीज़ है, इतना बड़ा अपराधी है, इसकी इतनी चर्चा है, पुलिस भी खौफ में रहती है। तो वहाँ से धीरे धीरे उसमें जो इंद्रजीत तेवतिया जी थे वो बहुत ही मतलब बहादुर और अच्छे इंसान थे। वो मुझे करते रहते थे गाइड और कन्हैया राव पार्टनर आओ, और पहली बार उन्होंने ही मेरा नाम आपने सुना होगा गुरुजी, जी, गुरुजी, वो उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा, गुरु आओ, अब आ गए साथ में तो काम करेंगे, ये करेंगे, और इस तरह हम लोग फिर उस टीम में जुड़ गए। इसी बीच श्री प्रकाश ने कई घटनाएं कर दी, बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, और इसी बीच एक
र्यूमर उड़ गई कि उसने माननीय मुख्यमंत्री जी की सुपारी ले ली। जी। अब ये तो एक ऐसा मतलब मैसेज था कि शासन प्रशासन सभी हिल गया। पूरा उत्तर भारत हिल गया हिल था। गया। जी। तो ये हुआ कि फिर सीनियर अफसर्स की मीटिंग हुई मुख्यमंत्री जी के साथ, तो बोले क्या किया जाए। तो उस समय अजय राज शर्मा साहब थे, विक्रम जी। सिंह साहब थे। एडीजी थे सर। हाँ, तो प्रमुख सचिव के साथ मिल के, मुख्यमंत्री जी के साथ मिल के ये हुआ कोई एक ऐसा फोर्स बनाया जाए जो सिर्फ इसी के लिए काम करे। तो होते होते फिर ये डिसीजन हुआ कि एक संगठन बनाते हैं जिसको स्पेशल टास्क फोर्स नाम दिया जाएगा, और इसको कुछ पुलिस से अलग पावर दी जाएंगी, कुछ सुविधाएं दी जाएंगी जिससे इनका कार्यशैली फास्ट हो। अच्छा, तो ये आइडिया किसका था कि भाई सिर्फ एक किसी क्रिमिनल को निपटाने के लिए, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए पहली बार ऐसा था। ये आइडिया अजय राज अजय राज शर्मा जी साहब, का था। विक्रम सिंह साहब और उस समय जो प्रमुख सचिव थे उनका, इन्होंने ये सजेशन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। फिर बीच में ये हुआ कि अगर हम सिर्फ एक आदमी के लिए एसटीएफ गठित करेंगे तो बहुत से सवाल उठेंगे। तो उसके साथ फिर एक जोड़ा गया कि श्री प्रकाश शुक्ला प्लस जितने संगठित अपराध हैं उनके लिए एसटीएफ का गठन किया गया, और ऑर्गेनाइज क्राइम को पूरा सैनिटाइज करने के लिए। हाँ, तो एसटीएफ का गठन हो गया। एसटीएफ का गठन हुआ तो उसमें ये हुआ कि एसएसपी किसे लगाया जाए, तो अरुण कुमार झा साहब का नाम उस समय जी। अच्छा चल रहा अरुण था कुमार जी। और वो अच्छे अफसर हैं। उनको एसएसपी बनाया गया, और हम लोग चूँकि 3-4 लोग काम कर ही रहे थे, हम लोगों की पोस्टिंग एसटीएफ में हो गई, और फिर कुछ स्टाफ धीरे धीरे आना शुरू हुआ। और हम लोगों को एक विवादित मकान था महानगर में, विज्ञानपुरी में। जी। वो एक कोई रिटायर्ड सीओ थे जिनका कुछ फैमिली डिस्प्यूट था, और वो कोठी हम लोग अलॉट की गई कि आप इसमें एसटीएफ का ऑफिस खोलिए। हम लोगों ने अपने आप ही उसकी साफ़ सफाई, पूजा पाठ, जो भी फर्नीचर हल्का फुल्का मिला उसको लेके एसटीएफ शुरू हुई। फिर धीरे धीरे तमाम सुविधाएं मिलने लगी और एसटीएफ फिर अपना काम करने लगी। बीच में ऐसा हुआ कि शिवकाश का कुछ पता ही नहीं चल रहा था, इधर से आया उधर निकल गया, ये बस हवा रहती थी, मीडिया में आता था या वो आता था, पुलिस के पास कोई उसका फ़ोटो भी नहीं था। तो वही मतलब जब आप लोगों को पहली बार पता लगा कि अब आपको एसटीएफ को सबसे पहला ये काम करना है, तो जाहिर सी बात है लिस्ट बनी होगी कौन कौन इसमें लोग होंगे। सबसे टॉप पर शिवप्रकाश शुक्ला का ही नाम था, शिवकाश का ही। और आप लोगों के पास उसका कोई क्लू नहीं था, ना कोई उसकी पहचान, ना कोई उसके गैंग का पता, और ना कोई इसकी ऐसी फोटो, ना कोई संपर्क सूत्र। शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था। तो गोरखपुर के मामखोर जहाँ वो जन्मा, तो वहाँ भी कुछ शुरुआत में रेकी वगैरह पुलिस ने की गई थी, लेकिन कुछ ऐसा मिला नहीं। बड़ी मुश्किल से एक फ़ोटोग्राफ उसके रिश्तेदारों के यहाँ से कहीं मिला, वो भी बड़े दबाव में उस फ़ोटो को फिर मैनिपुलेट किया गया कि इसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर लो, ताकि उनके घर वालों को भी शक ना हो कि फ़ोटो कहाँ से मिली होगी। वो एक बर्थडे की फ़ोटोग्राफ थी, सिर्फ एक मात्र वो फ़ोटो पुलिस विभाग और एसटीएफ के पास थी। अच्छा, तो उस फोटो के आने के बाद फिर कहानी कैसे आगे बढ़ी? फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि थोड़ा सा एसटीएफ के पास थोड़ा सा सुविधाएं और पावर तो थी जी। तो ये हुआ कि यार ये नंबर कैसे सुने जाए इन लोगों के, इसके नंबर कैसे सुने जाए, यानी उनकी कॉल्स कैसे ट्रेस की जाए। ट्रेस की जाए। कॉल तो ट्रेस हो जाती थी, क्योंकि जो सीडीआर निकलता था उस समय सब वैसे ही निकलते थे, इतने बड़े बड़े, एक कॉल डिटेल मान लो 100 पेज की निकली। अब उसमें इन आउट मैसेज, ये इनकमिंग आउट, ढूंढते ढूंढते चश्मा लग जाता था लोग। फिर धीरे धीरे हुआ कि कुछ इसका यार पावर का इस्तेमाल किया जाए, तो फिर हम लोगों ने बीएसएनएल में लैंडलाइन नंबर डाइवर्जन पे लेना शुरू किए। फिर हम लोगों को एक लड़का मिला आईटी का, बड़ा अच्छा होशियार लड़का था। उसने बोला सर आपको ये मोबाइल कंपनी सर्विसेज देंगी, आप बात करिए इनसे। तो बात की गई उनसे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम आपको दे तो देंगे, लेकिन आपको हमारे उसमें ही सुनना पड़ेगा, क्या नाम, हमारे जो उनका वो सिस्टम है। तो वहाँ पर उन्होंने हम लोगों को उषा फ़ोन चलता था उसमें। जी, उषा के फ़ोन आए थे। तो हम लोगों को उन्होंने कानपुर में अपने यहाँ जगह दी कि साहब यहाँ डाइवर्जन पे आप सुनिए। फिर धीरे धीरे और जानकारी हुई। उस लड़के ने बताया नहीं सर आप और प्रेशर बनाइए, सब कुछ देंगे। फिर और दबाव उन पे बनाया गया।
फिर उन्होंने अपनी और मशीनें मंगवाई, ये मंगवाई, फिर हम लोगों को प्रोवाइड कराया। मोबाइल पे ही हम लोगों को फिर कॉल मिलने लगी। तब तक आप लोगों को मालूम हो चुका था कि शिवप्रकाश शुक्ला जो है वो मोबाइल फ़ोन के जरिए ज़्यादा डीलिंग कर रहा है, क्योंकि उस समय वो नए नए थे और सबके पास थे नहीं। सबके पास थे नहीं और लोगों को मोबाइल के बारे में बहुत जानकारी थी नहीं, तो आदमी बेफिक्र होकर उसका यूज कर रहा था। यानी शिवप्रकाश शुक्ला को नहीं मालूम था कि उसके मोबाइल कॉल ट्रेस हो रहे हैं। हाँ, जब आपने शुरुआत की, जब तक नहीं किसी को मालूम था, क्योंकि बड़ी गोपनीय चीज़ें थी ये कहीं डिस्कस नहीं होती थी, किसी से इस विषय में कोई बातचीत नहीं होती थी, तो लोगों को पता ही नहीं था। कि एक बार को लैंडलाइन का तो उनको एहसास था, लेकिन मोबाइल का उनको नहीं पता था कि मोबाइल भी हो सकता है। इस तरह फिर धीरे 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 श्री प्रकाश के बारे में बहुत सी जानकारियाँ हम लोगों को हासिल होने लगी। उसके बाद फिर कहानी कैसे आगे बढ़ी? फिर वो तो बेखौफ था ही, यूपी बिहार से माफिया कहना चाहिए कि बिल में घुस गए थे जी। उसके खौफ की वजह से। घटनाएं वो लगातार करता जा रहा था, उसकी लोकेशन भी हम लोगों को मिलती थी, लेकिन वो इतना अलर्ट रहता था कि अगर उसको ज़रा सा भी शक हो गया या उसको किसी ने बता दिया तो वो जगह वो एज इट इज छोड़ के भाग जाता था, सिर्फ वेपन और पैसे को लेके, बाकी पूरा सब फर्नीचर ये वो सब छोड़ के भाग जाता था। ऐसे उसके कई घर ट्रेस हम लोगों ने किए। अच्छा, उसके हाइडआउट लोकेशंस जो थे? हाँ जी। तो और पूरे इस एपिसोड में श्री प्रकाश से आमना सामना मेरे ख्याल से किसी का नहीं हुआ था। मतलब लगभग 8-10 महीने गुजर चुके थे। हाँ, एसटीएफ को बने हुए। हाँ नहीं, एसटीएफ को बने हुए 8-10 महीने गुजर गए थे, लेकिन एसटीएफ बस अभी तक यहीं तक सीमित थी। उसकी कॉल डिटेल, उसका लोकेशन, उसका ये, लेकिन कोई सफलता नहीं थी। ये भी कहा रहा था कि एसटीएफ को पहले से बता होता था कि हाँ भाई कॉल ट्रेस हो गई, ये वहाँ अपराध करने वाला है, लेकिन नहीं, वो ऐसी बातें घटना करने के बाद बोलता था। उसको पब्लिसिटी का ही बड़ा शौक था। हाँ, ये तो है कि लोग जाने कि मैंने ये किया। तो वो जब घटना होती तब फिर वो मार दिया, ये कर दिया, इतने मारे, 100 मारे, 150 गोलियां मारी, मतलब उसको एक शौक था ये, ताकि दहशत और फैले। यानी कि वो खुद ही कॉल करके बोलता था। कॉल करता था। इस बीच में धीरे धीरे कुछ खबरी, कुछ लोगों को इंट्रोगेट किया गया, तो मालूम पड़ा कि वो लखनऊ में बिंदास घूमता है और उसको कोई पहचानता नहीं है। वो हजरतगंज में जब मर्जी होती जूस पीने आ जाता है, जब मर्जी आती सैलून में आ जाता है, जब मर्जी होती वो शॉपिंग करने आ जाता है, लेकिन वो आता अशोक सिंह के नाम से है। अब अशोक सिंह का भी कोई हुलिया नहीं था, डिटेल नहीं था, कुछ नहीं था। ये सिलसिला चल रहा था। चलते एक दिन एक घटना क्या हुई कि एक हमारी टीम के वरिष्ठ जो हैं, पहले एसटीएफ का जो गाड़ियों का डीजल पेट्रोल था वो एक ही पेट्रोल पंप से लिया जाता था। वो पेट्रोल पंप आपका ये लोहिया चौराहे से आगे जाएंगे तो मॉल बना, उसके बगल में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से लिया जाता था। तो एक दिन हमारे एक वरिष्ठ वहाँ तेल लेने गए डीजल, उनके साथ में एक लड़का पप्पू था। पप्पू शायद आप लोगों ने सुना होगा या नहीं जानते होंगे। पप्पू एक ऐसा लड़का था जो सबसे विश्वसनीय आदमी था श्री प्रकाश का। अच्छा, निकनेम होगा, हम लोग किसी और नाम से जानते होंगे निकनेम। हाँ, तो वो भी उस दिन उस गाड़ी में था। पप्पू वो करेक्टर है कि जब ये चला श्री प्रकाश को ढूंढने में तो मालूम पड़ा एक लड़का है जो बड़ा ख़ास है सुल्तानपुर का। एसटीएफ ने उसको उठाया पप्पू को। वो बहुत अच्छे घर का लड़का था और वो सिर्फ खाने पीने और वैसे ही शोबाजी में उसके साथ जुड़ गया था। तो उससे बातचीत की गई, ये किया गया, तो ये हुआ कि इसको बंद करने से अच्छा इसका यूज करें, क्योंकि उससे अच्छा कोई बंदा मिल नहीं सकता। तो उस दिन पेट्रोल पंप पे एक गाड़ी आगे खड़ी थी सीलो, तो उसमें से एक बंदे का सिर बाहर निकला। तो पप्पू ने जोर से चिल्लाया, भैया श्री प्रकाशवा। जब तक हमारी एसटीएफ की गाड़ी में बैठे हुए लोग कुछ गड़बड़ करते उसको शक हो गया। मतलब उस समय तक उस पंप पर आप लोगों की भी गाड़ी थी। हाँ। और शिवप्रकाश की भी गाड़ी थी। हाँ। ये पहला एनकाउंटर था, आमना सामना पहली बार देखा गया पहला। उसको। जब तक वो कुछ सोचते वो एसटीएफ की टीम, जब तक उसे शक हो गया और उसने गाड़ी अपनी भगा दी वहाँ से। और जो पंप पाइप था वो अपना नोजल में लगी थी वो भी निकल गई। वो भी सब लेके भाग गया। वो वहाँ से घूमा और विश्वास खंड के अंदर। ड्राइव खुद ही कर रहा था शिवप्रकाश? नहीं, अनुज कर रहा था। अच्छा। और वो
विश्वास खंड कॉलोनी में अंदर गाड़ी उसकी चली गई। आप लोग लगातार पीछा करते थे उसका? मैं नहीं था उसमें, अच्छा, पुलिस की गाड़ी, एसटीएफ की गाड़ी? एसटीएफ की गाड़ी थी, वरिष्ठ अधिकारी थे उसमें। वहाँ से मैसेज आया कि सिर्फ का भी पेट्रोल पंप से निकल के और विश्वास खंड की तरफ गया है। अच्छा, तो एक मिनट, पप्पू ने जो इंडिकेशन दिया वो आप लोगों को बताने के लिए दिया कि पहचान हो जाए, या फिर शिवप्रकाश को दिया कि भाई तुम भाग जाओ? नहीं, टीम को दिया। वो टीम से बोला भैया श्री प्रकाश, इतनी जोर से ही वो नहीं चिल्लाया था कि वो सुन। लेकिन जो गाड़ी में हरकतें हुई तो वो उसने या तो शीशे पे देख ली या उसको आभास हो गया। जाहिर सी बात, इतना बड़ा अपराधी था तो वो अलर्ट रहता ही रहा। बहुत अलर्ट रहता था वो। जी। अब वो विश्वास खंड में जाके गुम हो गया। अब वो मैसेज आया तो मैं वहीं पास में ही था, मैं अपनी टीम लेके विश्वास खंड पहुंचा। वो टीम अपना निकल गई मैसेज दे के। अब विश्वास खंड में जैसे ही आप घुसिए तो अंदर जाते ही लेफ्ट हैंड पे एक गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस जैसे ही आगे जाएंगे तो एक तिराहा है, तिराहे के राइट साइड में एक प्रेस वाला है, और लेफ्ट जाएंगे तो एक बहुत बड़ी कोठी थी उस समय, जिसमें बहुत हलचल रहती थी, नेता वेता ये गाड़ी, मतलब व्यापारी सब आते थे। तो मुझे शक हुआ कि यार ये लगता है इसी बिल्डिंग में गया होगा, क्योंकि बाकी कॉलोनी में बड़े ब्यूरोक्रेट्स ये सब वो रहते थे, और पूरी कॉलोनी को देखने के बाद कहीं लगा नहीं कि वो गाड़ी कहीं खड़ी हो या कुछ हो, कोई आवाज़ ही नहीं हुआ। तो मैंने उस प्रेस वाले से बात की। शुरू में तो वो घबराया, लेकिन अपने तरीके से उससे बात की तो उसने बताया सर 2 लड़के इस हुलिये के आते हैं हफ्ते में 1 दिन, और प्रेस करा के ले जाते हैं। पहला हुलिया शिवप्रकाश शुक्ला का? हाँ। और दूसरा? नहीं, तो श्री प्रकाश का नहीं, अनुज जो उसके साथ रहता हाँ, था। और दूसरा वाला क्या नाम, अरे नाम नहीं याद आ रहा, अच्छा। जो लास्ट में मारे गए थे दोनों, वो भी सब श्री प्रकाश का नहीं, उन दोनों का। तो अब हम लोग ये आइडिया लगाते रहे कि इसी कोठी पे रहते होंगे ये लोग। उस कोठी से एक और आगे एक कोठी थी जो खंडहर थी सामने से। तो मैंने कहा यार यहीं बैठते हैं खंडहर में, इस कोठी के बाहर बैठते हैं, कहीं से तो निकलेंगे ये लोग। हम लोग बैठे रहे 2 दिन तक, वो कहीं नहीं आया, ना कहीं दिखा। प्रेस वाले से पूछो, बोले नहीं सर नहीं आया। तीसरे दिन ये हुआ कि हो सकता है ये निकल गया हो लक्ष्मणपुरी से होता हुआ कहीं, और हम लोग यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने चलो यार देखते हैं। तो हम लोग वहाँ से निकल आए। हम लोग निकले होंगे वही सुबह 8-9 बजे, और शाम को कॉल मिली, अरे यार आज तो बड़ा साला मामला ख़राब होते होते रह गया। बोले क्या हुआ? बोले साले वो बाहर ही बैठे रहे, वो पंडित बाहर बैठा रहा, हम लोग अंदर बैठे रहे। 2 दिन कैसे काटे हम ही जान रहे। ना उन लोगों ने कोई हरकत की, ना हमने कोई हरकत की, वरना मामला गड़बड़ा जाता। वो अपनी टीम के साथ उसी कोठी में था। यानी आप लोग उसके इंतजार में थे और उसका पूरा गैंग आपको आराम से देख रहा था कि हम कोई हरकत करें और फिर कुछ चले। उसने सब्र किया, और हम लोगों को तो पता ही नहीं था। फिर जब ये कॉल आई, फिर उस कोठी को देखा गया तो उसमें बस बाकायदा सामान वामान सब मिला। फिर वो कोठी एसटीएफ को दी गई, अलॉट की गई। फिर वो सेफ हाउस बनी। एक पहली घटना ये। यानी शिवप्रकाश शुक्ला का जो हाइडआउट था लखनऊ में, पहला, वो एसटीएफ का जो है वो एक ऑफिस बन गया, ऑपरेशन सेफ हाउस बन गया जी। पहला तो ये हुआ था, पहला एनकाउंटर उसका ये हुआ। पहला एनकाउंटर क्या मतलब, एक आमने सामने होने की संभावनाएं बनी थी, झलक मिली, और उसके बाद वो चला गया, वो निकल 2 दिन की मेहनत के बाद। फिर नेक्स्ट स्टेप एसटीएफ का क्या हुआ? नेक्स्ट फिर चलता रहा, उसका तो अपना चल ही रहा था। सारी कहानी किससे आपने, क्योंकि मोबाइल नंबर आपके पास, आप लोगों के पास था, पढ़े हैं आप लोगों ने सब कि ये हत्या, वो हत्या, ये टेरर, वो सब तो सुना ही है आपने। वो मोबाइल क्या होता था, पहले किसी को जानकारी नहीं थी कि मोबाइल का कोई IMEI नंबर भी होता है जी। तो ये लोग क्या करते थे, खाली सिम बदलते थे। किसी को ये आइडिया नहीं रहता था कि बी पार्टी से भी कुछ निकल सकता है। तो वो हम लोगों को आराम से मिल जाता था। फिर ये तमाम घटनाओं के बाद फिर मालूम पड़ा कि वो यहाँ से भाग के नेपाल गया हुआ, वीरगंज, और एक वहाँ पे सुराही होटल करके जी था, वहाँ पे रुका हुआ है। 3 लोग रुके हुए हैं वहाँ पे।
तो ये हुआ कि अब कौन जाएगा क्या जाएगा। तो पहले ये हुआ कि भाई नेपाल में जाके हम लोग करेंगे क्या, सिर्फ उसको देखने तो जाना नहीं है, जाएंगे दिखेगा तो कुछ होगा भी, वेपन हमें ले नहीं जाने हैं। तो तेवतिया जी और हम दोनों ने प्लान बनाया कि सर हम लोग जाते हैं। मेरा जब तक थोड़ा नेपाल बॉर्डर और इधर उधर मेरी अच्छी सेटिंग होने लगी थी, कुछ दिल्ली की तरफ से नेपाल पुलिस के कुछ लिंक थे मेरे पे जो मेरठ में था मैं, तो मैंने वहाँ जाके हम और तेवती जी गए और वहाँ वीरगंज पुलिस से बात की। भाई देखिए इस तरह का अपराधी है और इस पे इतना इनाम है और इनाम आप रख लो, ये पार्सल हमें दे दो और कोई रास्ता ही नहीं था। तो बोले ठीक है, बातचीत हो गई उनसे, सब कुछ हो गया, उनको होटल बता दिया गया, एकमात्र वो फ़ोटो थी तो वो दे दी गई और ये बोला कि भाई इस पर ज़्यादा यकीन मत करना फ़ोटो पे। और कहे कि हम लोग मार्केट घूमने निकल गए, हम तेवतिया जी और पप्पू, 3 लोग। हम लोग वही मार्केट में घूम रहे थे तो एक मेन रोड थी जिसके डिवाइडर, अच्छी खासी चौड़ी सड़क थी, डिवाइडर था। तो एक जगह जाके एक पेट्रोल पंप था, उस पेट्रोल पंप के सामने एक कोई दुकान थी, पता नहीं मोबाइल का कवर लेना था तेवतिया जी को, क्या करना था। हम लोग उस मोबाइल की दुकान पे गए थे और मोबाइल की दुकान से जब बाहर निकले तो डिवाइडर से आगे से जो कट करके जाना था हम लोगों को। तो जैसे ही हम लोग डिवाइडर के कट होने के बाद पहुँचे, सामने पेट्रोल पंप पे पप्पू फिर बोला, भैया श्री कस्बा। हम लोग कहाँ कहाँ, बोले पेट्रोल पंप पे। और हम लोगों ने पेट्रोल पंप पे देखा तो उसको भी शायद हम लोगों की हरकतों से कुछ लग गया होगा, तो बड़े उसमें एटीट्यूड में जेब में हाथ डाल के हम लोगों की तरफ बड़े उससे देखता रहा। और हम लोग भी उस तरह तो नहीं, लेकिन मतलब आप लोग ये जाहिर नहीं करना चाहते थे कि हम लोग कौन हैं? कौन है, क्योंकि हम वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे, वहाँ जाहिर करने से नुकसान ही होता जी। उसके लिए तो कुछ भी नहीं था। तो हम लोग भी देखते रहे तिरछी नज़र से उसको। उसने करीब मुश्किल से 1 मिनट इंतज़ार किया, जब तक वो तेल उसकी टंकी फुल हो गई होगी या जितना भी लिया होगा। गाड़ी वही थी सीएलओ? हाँ कुछ और? वही थी। और उसने फिर गाड़ी पे यूँ हाथ मारा बड़ा, तो बैठा था सुधीर और अनुज, 2 लड़के। हाँ सुधीर जी। तो वो गाड़ी आगे ले गया। हम लोग वहाँ से बड़ी स्पीड में पहुँचे थाने। हम कहा सर वो तो यहीं घूम रहा है, वहाँ से निकला है, देखिए अब होटल पहुँचेगा। इस काम में हम लोग को 20-25 मिनट लगा होगा, उस पेट्रोल पंप से थाने तक पहुँचने में 20-25 मिनट लगे होंगे, बहुत ज़्यादा आधा घंटा लगा होगा। अब जब थाने पहुँचे तो थाने वालों का एटीट्यूड ही साला बदला हुआ, वो कायदे से बात ही नहीं कर रहे हम लोगों से। अरे हम कहा सर इतनी बढ़िया आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अभी बाज़ार से घूम के वो होटल पहुँच रहा है, चलिए होटल। बोले नहीं आप लोग ये नेपाल छोड़ो, वीरगंज छोड़ो तुरंत आप। अच्छा। तो मैंने कहा यार क्या बात हो गई, ऐसा क्या बात हो गई भाई? बोले नहीं कोई बात नहीं हुई, आप लोग वीरगंज छोड़ो। तो खैर अच्छा ठीक है छोड़ देंगे भाई कर करा के। एक बंदे को पटाया मैंने कहा बात तो बताओ, क्यों इतनी बेइज्जती कर रहे हो यार, अभी तक इतना बढ़िया डील चल रही थी हम लोगों की, अब क्या हो गया? बोले सर वो है ना तुम्हारा जो जिसके लिए आए हो, हमने श्री प्रकाश। बोले हाँ। अच्छा। उसने अल्टीमेटम दिया है कि 20 मिनट में अगर ये स्टेप यहाँ से नहीं गई तो मैं नेपाल में गाजर मूली की तरह काट दूंगा सबको। अच्छा, तो यानी उस फ़ोन कॉल के बाद जो एसपी थे वहाँ के, उन्होंने बजाय सपोर्ट करने की या उसको न्यूट्रल करने के आप ही लोगों को कहा कि वापस चले जाओ, मतलब टेरर उसका देखी। वो लोग जानते थे शिवप्रकाश शुक्ला कौन है? उसने बताया था, फिर उन्होंने देखा होगा जो भी होगा, उसने अपने बारे में बताया, पता करो मेरे बारे में। ओके। तो मुझको हम लोगों को उन लोगों ने वीरगंज से बाहर निकाल दिया। अब हम टीम के साथ वापस बॉर्डर पे आ गए, अपने वेपन लिए जी। और फिर जाके एक होटल पे थोड़ा सा और आके, मतलब बिहार बॉर्डर पे जी, एक होटल पे जाके हम लोग पहुँचे करीब रात में 10:30-11 बजे।
होटल पे जाके रुके, खाना वाना खाया, तो करीब 12:30-1 बजे होटल में कुछ हलचल सी हुई। अभी के होटल में? हाँ, अच्छा। तो एक लड़के को भेजा कि जाओ देख के आओ। तो वो गया, तो उसने रिसेप्शन पे देखा, तो उसने आके बताया कि सर 3-4 लोग हैं और इस होलिया के हैं। तो पप्पू तुरंत बोला, भैया श्रीप्रकाशवा आ गया साला। पप्पू को एहसास हो गया कि शिवप्रकाश ही होगा वो? होलिया देख समझ के उसने तो अच्छा। बहुत साथ रहा ना उसके, ओके। तो उसने कहा भैया से लगता श्रीप्रकाशवा आ गया। हम लोगों ने तो बोले क्या करें गुरु? हमने कहा सर करना क्या है, या तो आप पहल कर लो पहले या उसको करने दो। तो बोले टीम, मैंने टीम से एक बार बात कर लेते हैं। तो मैंने एक लड़के को भेजा, मैंने जाओ ये बताओ टीम को। वो दूसरे कमरे में थे, हम तेवतिया जी और पप्पू एक कमरे में थे। वहाँ से उसने जो आके लड़के ने बताया कि साहब जैसे ही बताया टीम तो बिल्कुल गीली पीली हो रही है। अच्छा। तो तेवती बोले अब वो बताओ गुरु। हमने इधर देखे, एक है आप लिए हैं, एक है हम लिए हैं, एक आध कोई निकली आएगा, लड़का नहीं होगा पप्पू से चलो आएंगे, तैयार रहिए। तो कहते जी मर्द टाइप के आदमी थे। बोला ठीक है। तो हम लोग पोजीशन लेके बैठ गए। अब ये हुआ कि यार एक बार दूसरे स्टेट में है, एक बार ज़रा बात कर ली जाए। तो तिवारी जी ने बात की यहाँ लखनऊ। तो ये हुआ कि वो कब कर सकता है? बोले करेगा तो सर तो सुबह ही अर्ली मॉर्निंग करेगा, जब उठने का समय होगा, उससे पहले तो नहीं। बोले बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कितनी कैजुअलिटी होंगी, क्या होगा कुछ पता नहीं, तुम लोग किसी तरह से निकल आओ, सुबह होने से पहले निकल आओ। हम लोग सुबह होने से पहले धीरे धीरे एक एक दो दो करके वहाँ से निकल आए। मतलब आप लोग, आप एसटीएफ के लोग जो है, सुपर कॉप जितने थे ग्राउंड पे काम करने वाले, वो गए थे उसको पकड़ने, और फिर वो आप लोगों का पीछा करने लगा? हमारा पीछा करने, यानी वो अटैक की तैयारी कर चुका था? हाँ। तो ये हुआ कि भाई दूसरा स्टेट है, परिस्थितियाँ बिगड़ सकती हैं और ये तो कभी भी मिल जाएगा, इसलिए निकल आओ से। तो हम लोग निकल आए थे। दूसरी मुलाकात उससे वहाँ हुई थी हमारी। और इत्तेफाक देखिए कि दोनों मुलाकातें बम पे ही हुई, हाँ पब्लिक प्लेस पे एकदम। पब्लिक प्लेस पे। जी। फिर तीसरी बार कब आप लोगों को पता लगा कि शिवप्रकाश शुक्ला कहाँ हो सकता है या कहाँ है और क्या करने वाला है? नहीं, पता तो हमेशा रहता ही था कि ये यहाँ है वहाँ है, लेकिन जब पहुँचते थे तो निकल जाता था। अच्छा, ऐसा क्यों? लोग कहते थे कि कुछ पुलिस में भी उसके ऐसे जो या तो उसका समर्थन करने वाले लोग थे या ऐसे जो भी लोग थे, वो पहले से ही खबर उस तक पहुँचती थी कि आपके पीछे पुलिस है। पुलिस में कम ना के बराबर थे उसके, लेकिन राजनीतिक आदमी ज़्यादा थे उसके साथ। तो लेकिन शिवप्रकाश शुक्ला को, मतलब इतनी बड़ी जब फोर्स बनी और स्पेशल पावर्स वाली फोर्स बनी, तो उसको वो बचता कैसे रहा इतने दिनों तक? क्योंकि इस बीच मेरा ख्याल जब एसटीएफ बनी उसके बाद से कई अपराध कर डाले उसने। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, एक तो उसको कोई पहचानता नहीं था, और दूसरा वो अशोक सिंह के नाम से चलता था। श्री प्रकाश नाम तो वो तब लाता था जब कोई घटना कर देता था। अच्छा। या कोई मतलब कई घटनाएं ऐसी हुई कि वो निकला बैरियर पे, उसको चेक किया गया तो उसने अपना नाम नहीं बताया। उसने बोला क्या चाहते हो, ये गड्डी है ये ले लो या ये ले लो। बैग खोलता था, AK-47 दिखाता था। पुलिस की हालत समझ सकते हैं क्या हो जाती थी। तो कभी अपना परिचय श्री प्रकाश के नाम से नहीं देता था कहीं भी। श्री प्रकाश का नाम यूज करता था वो घटना करने के बाद। अच्छा। कि श्री प्रकाश नाम हाईलाइट हो, तो इसलिए उसको कोई बता तो नहीं, वहाँ पर हजरतगंज में वैसे ही टहलता था। तो उस नेपाल वाली घटना के बाद फिर तीसरी बार कब आमना सामना हो पाया? फिर नेपाल की घटना के बाद फिर आमना सामना सीधा वहीं हुआ, गाजियाबाद में। गाजियाबाद इनकाउंटर। अच्छा, तो अब आप लोगों को, जब आप लोगों को ये पता लग गया, मेरा ख्याल आपने उसमें बहुत काम किया है कि भाई लगातार उसको ट्रेस करना और पता करना कि वो गाजियाबाद जा चुका है, तो जाहिर सी बात है एसटीएफ के डर से उसने ये छोड़ा इधर लखनऊ और इधर का एरिया। नहीं, उसका क्या था कि जैसे उसका बिहार में बदमाशों के माफियाओं के साथ अच्छे तालमेल था, वैसे उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदमाशों में बड़ा अच्छा तालमेल था। अच्छा, सुंदर भाटियन गैंग या कुछ और लोग? सबसे जितने थे, सारे जितने थे वहाँ, सीरिया पहलवान, मदन, ये मतलब जितने थे वहाँ के, सबसे उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और वो
धीरे धीरे यहाँ से दिल्ली में शिफ्ट हो रहा था। शिफ्ट हो रहा था। और दिल्ली में शिफ्ट होने का भी एक वजह थी कि ये जितने लोकल लोग थे जी। इनके हाइड आउट बड़े उसको आसानी से मिल जाते थे, तो उसकी मदद से वो अपने को मैनेज करता रहता था। हुआ ऐसा कि एक कॉल आई लखनऊ के एक बिल्डर के पास, इसी तरह मुझे 4 या 5 करोड़ उसने मांगे। उस बिल्डर ने संपर्क किया एसटीएफ से, बताया सर इस तरह है। वो नंबर हम लोगों को मिला तो वो उसकी लोकेशन निकली दिल्ली। तो नंबर तो हम लोगों को जैसे ही मिलता था, वो मिले या बी पार्टी कोई मिले, अब इतनी सुविधाएं हम लोगों को मिलने लगी थी कि एक फ़ोन पे ही डाइवर्जन हम लोगों का हो जाता था। लेटर वेटर बाद में जाते रहते थे, फॉर्मेलिटीज होती रहती थी। तो हम लोग दिल्ली रवाना हो गए यहाँ से। अरुण कुमार साहब, सत्येंद्र तिवतिया जी, राजेश पांडे, मैं और कुछ कमांडो, मतलब सारी तैयारी के साथ आप लोग गए थे? तैयारी के साथ हम लोग वहाँ गए। और इस बार हम लोगों ने क्या किया कि हमको थोड़ा सा एक दिल्ली पुलिस का एक्सपीरियंस स्पेशल सेल का, जी। एक केस में सही नहीं लगा था, मुन्ना बजरंगी वाले में। तो इस बार हम लोगों ने लोकल पुलिस ली, स्पेशल सेल ली ही नहीं। कोई एसएचओ था, कोई एसीपी था, इस तरह के 3-4 लोग हम लोगों ने लिए और उन्होंने ही सारी व्यवस्था कराई हम लोगों के रुकने उकने। नंबर डाइवर्जन पे आ ही गया था तो उसकी कॉल वॉल सारी मिल ही रही थी। एक दिन कॉल आई कि उसको जाना था पटना किसी विधायक का मर्डर करने के लिए। अच्छा। तो उसने कॉल करके बताया कि मैंने बाई रोड सारे बड़े असलहे एके वेके सारी निकाल दी हैं और सुबह की फ़्लाइट से हम लोग भी आ रहे हैं। तो जैसे ये कॉल मिली तो हम लोग सुबह एयरपोर्ट पहुंच गए और एयरपोर्ट में पटना की एक फ़्लाइट निकल गई, दूसरी निकल गई, मेरे ख्याल से 3 फ़्लाइटें थी। वो निकल गई सारी, वो कहीं दिखा ही नहीं, ना आया। तो अब कोई फ़्लाइट भी नहीं थी तो हम लोग वापस आ गए। फिर हम लोग कॉल मिली, वो एयरलाइंस वाले कोई लड़की थी, उससे बहस कर रहा था कि मेरी नींद लग गई, मेरी फ़्लाइट छूट गई, मेरी दोबारा टिकट करके दो तुम लोग, ये मतलब बहस कर रहा था उसके साथ। वो कह रही थी ऐसा नहीं होता सर, आप कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहस किया जा रहा था। अच्छा, इधर क्या था कि ये कहीं ना कहीं से पीसीओ से अपनी गर्लफ्रेंड से गोरखपुर बात करता था। अच्छा। तो वो जिस पीसीओ से बात करता था और जिस नंबर पे करता था, तो वहाँ गोरखपुर में एसएन सिंह साहब थे डीआईजी से जी। उन्होंने गोरखपुर के सारे लैंडलाइन नंबर डाइवर्जन पे ले रखे थे। तो उनको जैसे ही वो नंबर मिलता था वो उसका तुरंत डिटेल निकाल के हम लोगों को दे देते, यार देखो इस पीसीओ से इस नंबर से ये बात कर रहा है। अच्छा, यानी गोरखपुर की पुलिस से पूरा सपोर्ट था उधर? हाँ हाँ। क्योंकि मालूम था कि भाई अपने ग्राउंड पे फैमिली से, मिलने वालों से, गर्लफ्रेंड से बात करता ही होगा। हाँ, ज़्यादातर वो गर्लफ्रेंड से ही बात करता था। जी। तो और वो हम लोग मिलता था और हम लोग जहाँ रुके हुए थे वहीं से हम लोग निकलते थे। कभी ट्रैफिक जाम मिल जाता था, कभी रेड लाइट मिल जाती थी, कभी कुछ, मतलब जब तक वहाँ पहुँचते थे वो निकल जाता था, मिलता नहीं था हम लोग। करीब 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते के बाद अरुण कुमार साहब बोले यार चलो यार पैकअप करो, ये मिलने वाला है नहीं यहाँ, और इसको वहीं लखनऊ में देखेंगे। शाम को बैठे थे वही 8 साढ़े 8 बजे, सब लोग अपना मूड बना रहे थे। एसटीएफ में एक ये भी बड़ी अच्छी बात थी, कोई पद का कोई वो नहीं था। जब भाई स्पेशल ऑपरेशन के लिए हैं तो वो टीम की तरह काम टीम की तरह काम करते थे, अपना खाओ पियो मस्त रहो अपना। तो ऐसी बात चलने लगी तो अरुण कुमार साहब के सामने कोई बोलता नहीं था जी। उनकी मतलब ऐसी हनक थी जी। कोई बोलता नहीं था उनको। तो हमने कहा ठीक है सर चलते हैं। मेरा नहीं सर क्यों चलते हैं? तो बोले नहीं नहीं क्या करेंगे यार। अरे मैंने सर रुकिए देखते हैं मिलेगा। तो
बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, पैक करो। जब तक थोड़ा बहुत मूड बन चुका था तो मैंने कहा चलेंगे, लेकिन एक मेरी बात भी रखनी पड़ेगी आप। बोले क्या? मैंने कहा मैं अपने गुरुजी से पूछ के आता हूँ, देखते हैं वो क्या बताते हैं। बोले यार अब ये गुरुजी कौन से आ गए, वो जानते नहीं थे, लेकिन बाकी टीम के सब लोग जानते थे, तिवतिया जी भी, पांडे जी भी और सत्येंद्र जी सब जानते। हमने वो सर इन लोगों से पूछ लिए, जानते हैं। बोले हाँ भाई बताओ। बोले हाँ सर हैं, तो हम लोग भी उनसे कभी कभी बात कर लेते हैं। बोला अच्छा जा यार जाओ बात करके आओ। मैं गया, नीचे पीसीओ था होटल के, उसी होटल पे हमको रुकवा रखा था दिल्ली पुलिस वाले ने, शायद उनका किसी परिचित अर्चित का था, जो भी था। बसंत कुंज के आसपास ही था ये भी, हाँ। जहाँ पर श्री प्रकाश की लोकेशन मिली थी? नहीं नहीं, श्री प्रकाश लोकेशन ये हट के था तो। अच्छा, उसके पास होता तो हम लोग पहुँच ही जाया करते थे। फिर हमको वो बसंत कुंज में ही था, ये मालूम था आप लोगों हाँ, हम लोग दूर थे थोड़ा। जी। तो मैं गया नीचे, मैंने बात की, मैंने गुरुजी प्रणाम, मैंने गुरुजी ऐसा ऐसा है, एक हफ्ता हो गया ये वो है, और बॉस ने कहा पैकअप, सुबह निकलना है हम लोग को वापस। तो उन्होंने कहा कि भैया जी ज़रूरी है कि कल ही सुबह निकलो, परसों सुबह निकल जाना, एक दिन में क्या हो रहा है। हमने ठीक, हमने आके बताया। अरे यार बोले कोई बात हुई है, तो मैंने भी थोड़ा सा बाकी लोगों पे प्रेशर बनाया। मैंने कहा आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? बोले सर मान लीजिए इसकी बात, उनकी बात में दम रहता है सर, मान लीजिए। हो गए, अपना खाए पिए सो गए। सुबह ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाया करते थे कि कॉल आने वाली होगी, 9:30 पौने 10 पे रेडी हो गए। फिर मैसेज आया गोरखपुर से कि इस नंबर से ये पीसीओ है, इससे कॉल चल रही है। अब इत्तेफाक देखिए, जैसे ही वो एड्रेस आया तो दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर बोलता सर यहाँ तो मेरी पोस्टिंग रखी, मैंने देखा ये पीसीओ कहाँ है, चलिए फटाफट। अब हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं, ना ट्रैफिक मिल रहा है, ना रेड लाइट मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा, और वहाँ पहुँच जा रहे हैं पीसीओ। यानी सारी कंडीशंस अब आप लोगों के साथ थी। हाँ, हम वहाँ पहुँच जा रहे हैं। अब फिर वही प्रॉब्लम पहचानने वाली। हमारे साथ बंदा सिर्फ एक पप्पू, तो उसको थोड़ा छिपा के रखते थे, तो उसको एक गाड़ी के पीछे हम लोगों ने खड़ा कर दिया था कि तुम यहाँ से देखना। अब हम लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं कौन है क्या है, जब तक ये लोग पीछे से निकलने लगे। तभी उस पप्पू ने मेरी तरफ एक सड़क पर कंकड़ पड़ा होगा, वो फेंक के मारा। यही तो मतलब इशारे से बोल तो सक नहीं सकता, बोले यही। जब तक वो गाड़ी में बैठ चुके थे। अच्छा, उसे मालूम नहीं था कि नहीं मेरे पीछे कौन है? नहीं, जब तक बैठ चुके थे। अब हम लोग भी अपनी गाड़ी में बैठे, तो हमारे पास प्राइवेट गाड़ी थी, उससे हम लोग चल दिए। और चलते चलते फिर ये हुआ कि अब इसको अगर कुछ पेपर वर्क होता है तो ये हुआ कि दिल्ली में इसको छेड़ना ठीक नहीं है, चलने दो इसे। फिर वो यूपी बॉर्डर पे, जैसे ही उसने यूपी बॉर्डर क्रॉस किया, हम लोग अपनी हरकतों में आ गए, स्पीड बढ़ाना ये करना, तो उसको शक हो गया। अच्छा, मतलब अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं, बट आप लोग स्पीड से और अपने गाड़ी की बॉडी में समझ में आ गया कि कुछ होने वाला है। दिमाग में रहता ना कि अगर अपनी जगह पे कोई चीज़ हो तो ऊपर नीचे से एडजस्ट हो जाता है। एक ही गाड़ी थी उसके पास? एक ही गाड़ी थी, वही CLO चलो वाइट? भाई 3 लोग थे उसमें जी। तो। और ड्राइव कर रहा था श्री प्रकाश? नहीं या सुधीर। तो आगे बढ़े तो उसको थोड़ा शक होने लगा, तो उसने स्पीड बढ़ाई आगे जाके वसुंधरा एक कॉलोनी उसमें कट रही थी, मतलब उसमें मेरे ख्याल से कुछ डिवाइडर बने थे बस, बाकी सब बराबर था चारों तरफ, कुछ भी नहीं था। और उसके दिमाग पता नहीं क्या आया कि अच्छा आगे जो चौराहा पड़ने वाला था वो बहुत बदनाम चौराहा था, मोहन नगर, जाम के मामले जाम बहुत होता था। तो या तो उसको लगा होगा या जो भी होगा कि चलो इस रास्ते से निकल चलते। तो जैसे उस रास्ते पे घुसे, वो उसकी गाड़ी घूमी, हम लोगों ने घुमाई, तो रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ था, कॉलोनी नहीं बन रही थी, खुदाई हो रही थी, ये हो रहा था, सिर्फ डिवाइडर बना था बस।
पता नहीं कैसे उसकी लड़खड़ाई या जल्दबाजी में उसकी कार जो है एक बिजली के खंभे से टकरा गई, और टकराने के बाद फिर लेन देन शुरू हो गया। ना उनको कोई अबेंडेंड एरिया था, वहाँ लोग नहीं थे, पब्लिक कुछ नहीं, वो मतलब कॉलोनी कट रही थी तो सब प्लेन किया जा रहा था, उबड़ खाबड़ था, सब कुछ था ही नहीं, ना भागने का कोई रास्ता था वहाँ, कितनी दूरी भागते थे सब बराबरी दिख रहा था, आड़ का भी कोई नहीं था। जीत हम लोगों की इसलिए हुई कि हम पे बड़े वेपन थे, बड़े वेपन थे और एरिया आप लोगों का था। एरिया भी था, वेपन भी हमारे पास AK-47 कार्बाइन ये सब थे। लेकिन कहते हैं कि शिवप्रकाश शुक्ला भी जो है इसीलिए पुलिस थोड़ा घबराती भी थी कि वो 24 घंटे AK-47 साथ में रखता था, बड़ा वेपन रखता था, लेकिन उस दिन उसके पास बड़ा वेपन नहीं था। ये सच है? हाँ नहीं था, ये तो हम लोग कॉल पे ही मिल गया था ना, तो थोड़ा हम लोगों का मनोबल और बढ़ा हुआ था कि क्या रखेगा ज़्यादा, पिस्टल, रिवॉल्वर, माउजर। अचानक ये कैसे हुआ कि उसने AK-47 छोड़ दिया? नहीं, उसको वो क्या नाम, पटना में एक मर्डर करने जाना था, तो उसने सारे वेपन वहाँ बेच चुका था। बाई रोड उसने भेज दिए थे, और उसको फ्लाइट से जाना था, फ्लाइट से जा नहीं सकते थे वेपन जी, तो उसको फ्लाइट से जाना था, उसकी वो फ्लाइट मिस हो गई। तो ये तो हम लोगों को पता हो गया था कि अब इस पर बड़े वेपन नहीं बड़े है, वेपन नहीं है। ओके, तो थोड़ी हम लोगों के साथ ये प्लस पॉइंट था, तो हिम्मत और बढ़ी हुई इस चीज़ ने और काम किया कि नहीं भाई आप जो है इसको पकड़ा जा सकता है आसानी से। इस तरह वो जी, तो गाड़ी टकराते ही जब उसकी गाड़ी टकराई उसको तो पता लग चुका था कि अब पुलिस मेरे पीछे है, पुलिस पीछे। तो फिर वो गाड़ी छोड़ के वहीं भागने लगे? नहीं, छोड़ के भागा नहीं, गाड़ी से उतर के फायर खोल दिया था इन्होंने। और आप लोग पास कितनी गाड़ियाँ थी उस समय? हमारे पास 2 गाड़ी थी, तो 2 गाड़ी में थे। तो उसने फायर करना शुरू किया और हम लोगों ने किया, तो थोड़ा सा पीछे हटा वो, लेकिन उसको दिख रहा था कोई आड़ी नहीं थी वहाँ, और हम लोग तो इतने डिस्टेंस पे गाड़ी रोके थे कि छोटे वेपन काम ही ना कर सकें उसके। 100 मीटर के आगे? हाँ, मतलब इतने डिस्टेंस पे था कि गाड़ी रोक दो यहीं पे। जब उसकी गाड़ी लड़ी गई तब भाग तो सकता नहीं, सारा खुला एरिया है, गाड़ी स्टार्ट हो नहीं सकती, यहीं रोको, यहीं से काम लगाओ। तो फिर हम लोग वहीं से जवाबी फायरिंग हुई, और उनके वेपन्स की कोई मार नहीं हो पाई हम लोगों पे, हमारे पास पूरे वेपन थे, इस तरह मारे गए सिर्फ। तो AK-47 आपके हाथ में थी, तेवतिया जी के हाथ में थी? सबके हाथ में। कितने AK-47 का इस्तेमाल हुआ उस दिन? हुआ होगा 3-4 AK-47। 4 AK-47? तो मेरे ख्याल से किसी बदमाश के एनकाउंटर में इतनी AK-47 एक साथ इस्तेमाल AK तो लेके ही चलते थे हम लोग। नहीं, इस्तेमाल नहीं हुई एक साथ कि भाई अब इसको छोड़ना नहीं क्योंकि ये किसी तरह से हमला कर सकता है। थोड़ा तो ये था कि कोई रिस्क नहीं लेना। ऐसा माना जाता है कि कुछ बॉम्ब वगैरह का भी पता लगता है कि बॉम्ब वगैरह भी कभी हैंड ग्रेनेड वगैरह भी उसके पास हो सकता था? नहीं, उसने अपने करियर में बॉम्ब कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो सिर्फ AK, पिस्टल ये इस्तेमाल। और ये एनकाउंटर कितनी देर चला होगा आप लोगों का? 20 मिनट, 15-20 मिनट, क्योंकि बहुत ज़्यादा 20 मिनट तक रिटेलिएट कर पाया वो? हाँ, 20 मिनट तक, मतलब हम लोग को भी देखना था ना अपनी सुरक्षा क्या है। कॉल में तो सुना था कि नहीं है, अगर होता तो रिस्क भी तो नहीं ले सकते थे ना। तो उधर से फायर हुआ, इधर से हुआ, फिर रुक के देखा, फिर अब तब कुछ होने के बाद भी कम से कम 3-4 मिनट तक वेट किया कि ऐसा ना हो आगे पहुँचे और कोई दाग दे। तो श्री प्रकाश मानने गए थे, शहीद होने के लिए थोड़ा गए थे। ठीक बात है। और कितनी गोलियाँ चली होंगी लगभग? ऐसे चली होंगी, अब सही एक 2 मैगजीन खाली हुई आप लोगों की? चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी? चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो पहले शिवप्रकाश मारा गया या अनुज और उसके जो सुधीर? अब ये तो नहीं बता सकते पहले कौन मारा गया। अच्छा, मतलब और जब वो बताते हैं शिवप्रकाश शुक्ला जब वो मर गया तो उसके बाद फिर थोड़ी देर तक पुलिस ने ये वेट किया कि भाई ये जिंदा भी है कि नहीं, या पलट के भी कर सकते हैं? नहीं, छवि थी उसकी, थोड़ा ये वेट किया कि हाँ, जो उसकी छवि थी थोड़ा वेट किया कि ऐसा ना हो कि हम लोग पहुँचें और ये पलट दे। तो जब वहाँ वेट करने के बाद पहुँचे तो श्री प्रकाश की थोड़ी सांस चल रही थी, बाकी वो दोनों मर चुके थे। पोस्टमार्टम वगैरह हुआ उसका? हाँ। कितनी गोलियां लगी शिवप्रकाश को? अब याद देखो, इतना तो याद नहीं, क्योंकि माना जाता है कि उसने कभी गोलियां नहीं गिनी, उसने जब भी जिसको मारा तो उसने 50-60 जितना हो सकता उसने मारा, और उस मतलब वो कितना ब्रूटल वाला मैसेज दिया। तो हम लोगों ने भी नहीं गिनी, वो तो डॉक्टर ने गिन के बताई, उसकी मारी हुई भी डॉक्टर ने बताई, हमारी मारी हुई भी डॉक्टर ने बताई। और एक चीज़ और कि पुलिस वालों के साथ भी उसका बड़ा मतलब अदावत वाला, जैसे लखनऊ में मैं जानता हूँ शायद संभवतः इंस्पेक्टर थे, दरोगा था, जिनको उसने मारा था, यहाँ पर पुलिस वाले का ही मर्डर कर दिया था उसने। नहीं, देखो उसमें क्या है कि एक क्रिमिनल है, उसके हाथ से कोई चीज़ हो जाती है तो ये होता है कि नहीं उसने मारा। उसे मालूम नहीं था ना, उसको नहीं मालूम था ये पुलिस वाला।
अच्छा, सादे कपड़े में रहे होंगे? सादे कपड़ों में थे और वो अकेले ही उसके पीछे जा रहे थे। उसको जो मेरा अपना है, अब लोग क्या बताते हैं मुझे नहीं पता। वो नॉर्मल यूपी पुलिस के थे? यूपी पुलिस के थे, हम लोगों के उस टीम में ही थे। टीम मेंबर थे? हाँ, एसटीएफ बनने के पहले घटना है ये। अच्छा। उस टीम में ही थे, लेकिन वो पार्किंग में अलग खड़े थे, बाकी टीम अपना काम कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। उनको लगा कि यार एक आदमी ये बड़ा बहुत देर से खड़ा हुआ है और बड़ा चौकन्ना है, इधर उधर देख रहा है, तो उनकी नज़र उस पर पड़ गई। उसी समय वो श्री प्रकाश शुक्ला जो है वो चलने लगा पार्किंग से जनपद की उस दारुल सभा की तरफ। तो वो सिंह साहब जो हैं वो भी उसके पीछे चल दिए। तो उसको आभास हुआ कि यार एक बंदा मेरा पीछा क्यों कर रहा है। पुलिस वाले होते तो 2-4 होते, वो भी श्री प्रकाश जैसे आदमी का पीछा एक बंदा क्यों करेगा। उसको लगा ये मेरा कोई विरोधी आदमी है, कोई शूटर है। उसने थोड़ी सी स्पीड तेज़ की, सिंह साहब ने भी थोड़ी स्पीड तेज़ की। वो रोड क्रॉस कर गया। इन्होंने जब तक सिंह साहब ने पिस्टल निकाल ली थी पीछे अपने, वो रोड क्रॉस कर रहे थे, एक साइकिल वाले से टकरा गए और थोड़ा लड़खड़ाए, उनके हाथ से पिस्टल छूट गया। ये जब उसने देखा अकेला बंदा पिस्टल लेके चल रहा मेरे पीछे, तो पुलिस वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसको ये मालूम हो चुका था कि जनपद में पुलिस लगी हुई है, क्योंकि उसने जो लड़का भेजा था वसूली के लिए, वो लड़का वापस नहीं आ रहा था। तो उसको लगा कि तो फिर वो पलटा और उसने वो पिस्टल उठा के उनको मार। अच्छा, श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के 2 महीने बाद ऐसा मालूम हुआ कि प्रीतम सिंह नाम के जो शायद नवंबर 98 की घटना है, प्रीतम सिंह नाम के जो एसटीएफ के वो थे, उनको भी उसके गैंग ने मारा। किसके गैंग? श्री प्रकाश के गैंग ने? नहीं, उसके लोगों ने? नहीं। प्रीतम सिंह आए थे, उन्होंने एसटीएफ ज्वाइन की थी जी। एसटीएफ में वो कुछ दिन रहे और उनके हिसाब से शायद उनको नहीं समझ में आया एसटीएफ, तो उन्होंने अपना ट्रांसफ़र करा लिया। प्रीतम सिंह जी का क्या था कि उनके विवाद बहुत थे गैंग वाइज। अगर आप उनका निकालेंगे तो किसी गैंग पे हाथ रखना, दूसरे गैंग का करना, दूसरे गैंग पे हाथ रखना, उनका इस तरह की हिस्ट्री रही है। तो वो एक दिन सुबह जब एसटीएफ से चले गए तो मॉर्निंग में वो अपने कॉलोनी में ही टहल रहे थे, वहाँ दूसरे गैंग ने मारा था। श्री प्रकाश का उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, और ये श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद पुलिस मेडल, गैलेंट्री मेडल, ये सब आपके जीवन में क्या क्या बदला? मेरे सुपर कॉप के नाम से जाने लगे आप जो है? नहीं, सुपर कॉप के नाम से तो हम पहले जाए। उसके पहले हमने मुन्ना बजरंगी का किया था। उसके पहले मैंने कलकत्ता एनकाउंटर किया था, जहाँ 6 मारे थे मैंने कलकत्ता जाके। श्री प्रकाश चूँकि एक बड़ा नाम था और उसमें मुख्यमंत्री जी ने पर्सनली मुख्यमंत्री आवास पे बुला के वेलकम किया था, डिनर दिया था, कैश रिवॉर्ड दिया था, है ना, मुख्यमंत्री वो प्रेसिडेंट मेडल मिला था। तो एक मतलब ऐसा कहिए कि एक बड़ा नाम जुड़ गया था साथ में। ऐसे आदमी को मानने वाली टीम का एक सदस्य है, ऐसा कह सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के नाम से मशहूर और डीएसपी से रिटायर्ड अविनाश मिश्रा जी अब इस समय भले ही जो है रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अपराध से संबंधित चीज़ों को के बड़े जो राज हमारे सामने आ रहे हैं, वो अब इनके शो के ज़रिए भी आएंगे। आपका शो है पोस्टमार्टम, हम उन्हें बहुत बधाई देते हैं। और इसके अलावा बुक भी आ रही है और अविनाश मिश्रा जी अभी ऐसे ही समाज में पुलिस और अपराध के बीच जो एक लुका छिपी का खेल चलता है, उसको लेकर मेरे ख्याल से पुलिस भी तमाम बार जो है ये सीखती है चीज़ें कि भाई किस तरीके से अपराधी नए तरीके से अपराध करते हैं, तो पुलिस भी अपने आप को ट्रेन करती है। अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।